मुजम्मिल बेटा, क्या बात है? जब से आए हो कुछ अलिफालजी से हो? मुमताज बेगम ने हलीमी से पूछा। दादो, कई घंटे की फ्लाइट थी, बस थकावट है और कुछ नहीं। परेशान ना हूँ, मुजम्मिल ने बात टालते हुए जवाब दिया। ठीक है, तुम जाके आराम करो, कल बारात के साथ भी तुमने जाना है, मुमताज बेगम ने लम्हा भर की ताखीर किए बगैर कहा था। मुजम्मिल ने साना तो उसने शिकायती नजरों से अपनी दादी को देखा। दादी के चेहरे पर संजीदगी बढ़ गई। मुजम्मिल बेटा, मैं बल्कीस से वादा कर चुकी हूँ कि मुजम्मिल बारात के साथ जरूर जाएगा, इस बेचारी का मान रह जाएगा। दादो, आप कुछ ज्यादा ही मासी बल्कीस पर मेहरबान हैं, मुजम्मिल ने खुश्क लहजे में जवाब दिया। बल्कीस का तुझ पर बड़ा एहसान है मुजम्मिल बेटा। मुझ पर एहसान? वो क्या? मुजम्मिल ने हैरत और तजस्सुस से कहा। बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, वक्त आने पर, मुमताज बेगम ने घायल आवाज के साथ कहा। मुजम्मिल के चेहरे पर कई सवाल बखर गए। मुमताज बेगम ने देखा तो जल्दी से मुस्कुराते हुए बात बदली। तुम बेटी पर मेहरबान हो, मैं उसकी माँ पर। बाजला कहाँ है, नजर नहीं आई? मुजम्मिल ने पूछा। तो मेरे लिए रशियन सील बनाने गई है, तो मुमताज बेगम ने बताया। दादो, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, अब खाना वहीं भिजवा दीजिएगा। मुजम्मिल ये कहते हुए खड़ा हो गया। अब तक खाना तो मेरी रूम में लग चाका होगा, मुमताज बेगम ने यकीन के साथ कहा। भाई, अस्सलाम अलैकुम, बाजला ने मुजम्मिल को देखते ही कह दिया, जो अपने बेडरूम में दाखिल हुआ था। बाजला बेडरूम में डस्टिंग कर रही थी। वालेकुम अस्सलाम, मुजम्मिल ने संजीदगी से जवाब दिया। इसने वार्डरोब से कपड़े निकाले और वॉशरूम में घुस गया। वो वॉशरूम से निकला तो बाजला भी ट्राली के साथ कमरे में वारिद हुई। बाजला ने टेबल पर खाना लगाना शुरू कर दिया था। मुजम्मिल शीशे के सामने बालों में ब्रश करने में मसरूफ था। भाई, डिनर इज रेडी, बाजला ने स्टाइल से सेंट्रल टेबल की तरफ इशारा करते हुए इत्तला दी। भाई, आज मैंने आपके लिए फ्रूट चाट की जगह रशियन सील्ड बनाया है। मैंने डाइजेस्ट में रेसिपी पढ़ी थी। डाइजेस्ट का नाम शांति ही। मुजम्मिल ने अजीब नजरों से बाजला की तरफ देखा। बाजला ने अपनी जबान दांतों तले दबाई और चौड़े निगाहों से आदेर अलिफादेर देखने लगी। मुजम्मिल ने सोफे पर बैठने के बाद सबसे पहले रशियन सील ही अपनी प्लेट में डाला और खाने लगा। वो खामोशी से खा रहा था और बाजला मुजरिमों की तरह उसके सामने खड़ी थी। भाई, सच कहूँ, मैंने पिछले 6 माह से कोई नावल, कोई डाइजेस्ट नहीं खरीदा। हाँ, वदा खिलाफी जरूर की है। कॉलेज में सहेलियों से लेकर जरूर पढ़ लेती हूँ। आज अब से पक्का वदा करती हूँ, जब तक डॉक्टर नहीं बन जाती कोई नावल नहीं पढ़ूंगी, चाहे वो निमल आपी का ही क्यों ना हो। निमल का नाम सुआन कर मुजम्मिल ने गर्दन अलिफाटे कर बाजला की तरफ देखा। उसने दिल में सोचा, बाजला को निमल हैदर के मुताल्लिक बताता। वो अभी सोच ही रहा था। बाजला फुट से बोल पड़े। सॉरी भाई, मुझे पता है आप मेरे लिए ही कहते हो। आइंदा निमल आपी का जिक्र भी नहीं करूंगी। आपकी किस्मत, बाजला ने बड़ी मासूमियत से किस्म अलिफाटे आई थी। मुजम्मिल इसके भूलेपन पर मुस्करा दिया। बाजला ने मुजम्मिल की मुस्कुराहट का फायदा अलिफाटे अलिफ और जल्दी से फरमाइश कर दी। भाई, एक रिक्वेस्ट थी, बाजला ने डरते डरते कहा। मुजम्मिल ने संजीदगी से इसकी तरफ देखा और अपने अब्रों से बोलने का इशारा किया। पुलाव भी खाए ना, बाजला ने बात बदल दी। मुजम्मिल ने जांचती निगाह इस पर डाली और कहने लगा, असल बात बताओ, अब भी बासत भाई की बारात के साथ चले ना?
अम्मू ने सारे मेराज के में मशहूर कर दिया है कि हमारा सेठ भी बारात के साथ आएगा। सेठ। मुजम्मिल ने सेठ सुआन कर अजीब सा मुंह बनाया था। अम्मू ने मेराज के में सब लोगों को आपका नाम सेठ साहब ही बताया है, अगर अपना गए तो सारे शरीके में अम्मू की नाक कट जाएगी। बाजला। यू नो मैं शादियों में नहीं जाता, मुजम्मिल ने हतमी अंदाज में कहा। भाई। आई नो। आप मुझे बहन जैसी समझते हैं न, प्लीज मेरी खातिर ही सही, बाजला ने मुअद्दबाना गुजारिश की थी। अपने तय करना है बाजला, आपकी बहन है या नहीं। जैसी को बीच में से निकाल दो, निमल हैदर के अल्फाज मुजम्मिल के कानों में गूंजे। मुजम्मिल ने चश्म उल्फत से बाजला को देखा, फिर कहने लगा, तुम बहन जैसी नहीं बल्कि तुम मेरी बहन हो, है तो बहुत मुश्किल, फिर भी मैं बारात के साथ जरूर जाऊंगा। बाजला के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। थैंक्स मुजम्मिल भाई। मुजम्मिल गाड़ी पार्क करने के बाद बेजार सा अपनी गाड़ी से यात्रा। बारात शादी हाल के बैरूनी दरवाजे तक पहुंच गई थी। दालहुन की सहेलियों ने बासित का गुलाब की पत्तियों से स्वागत किया था। मासी बल्कीस अपने बेटे के वारी वारी जा रही थी। बाजला कभी अपने भाई की तरफ देखती और कभी मुड़कर मुजम्मिल की तरफ देखती, जो बारात ही की तरफ आ रहा था। है तो डफ एंड डम पर है खूबसूरत, अशल ने सरगोशी के अंदाज में माहम के कान में कहा। ये भी हाय अल्लाह, माहम ने धीमे लहजे से कहा। वो मुजम्मिल को देख रही थी। इससे अशल की बात सुनकर इंतहाई दाके हुआ था। बड़ा हौसला है बीनिश का, जो एक गूंगे बहरे बंदे से शादी कर रही है, शमाइल ने नाक चढ़ाते हुए सितारा से कहा। बाजला ने यह बात सुन ली थी। बारात शादी हाल में दाखिल हो चुकी थी। बाजला बैरूनी दरवाजे पर मुजम्मिल का इंतजार कर रही थी। ये जेम्स बॉन्ड कौन है? सितारा ने जल्दी से शमाइल के कान में पूछा। इससे पहले कि वो इससे कोई जवाब देती, अशल ने सदा लगाई। हेलो मुजम्मिल बेग। मुजम्मिल ने अजनबी नजरों के साथ अशल की तरफ देखा, फिर चंद लम्हे सोचकर बोला हेलो, और बाजला की तरफ बढ़ गया। माहम ने जोर से कोहनी अशल को मारते हुए कहा। ये तो बोलता है। मैंने कब कहा ये गूंगा है? अशल ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। बाजला और मुजम्मिल भी शादी हाल में दाखिल हो चुके थे। बाजला ने आदेर अलिफादेर देखा और एक कोने में मुजम्मिल को ले जाकर बोली, भाई आप प्लीज रुखसती तक बासित भाई के साथ ही रहे। हमारे रिश्तेदार और यहाँ के लोग बड़े अजीब से हैं। डोनट वरी बाजला। मुजम्मिल ने शफकत से बाजला के कंधे पर हाथ रखते हुए तसल्ली दी और दूल्हे के स्टेज की तरफ चल दिया। ब्राइड लाम रूम के बाहर से माहम और अशल इसे देख रही थी, तो दूसरी तरफ हाल की दरमियानी पार्टीशन से ख्वातीन की तरफ जाने वाले दरवाजे के पास से सितारा और शमाइल इस पर नजरें जमाए हुई थी। मुजम्मिल जाकर बासित के बराबर में बैठ गया। मैंने तुमसे पूछा था ये जेम्स बॉन्ड कौन है? सितारा ने शमाइल से एक एक लफ्ज पर जोर देकर फिर सवाल किया। ये दूल्हे का बास है, बहुत अमीर है। मैंने सुना है शादी का सारा खर्चा इसी ने किया है। शमाइल ने मुजम्मिल को चश्म हसरत से देखते हुए सितारा को बताया। दूसरी तरफ अशल ने सीना तान कर माहम को खबर दी। ये हमारा रिलेटिव है। माहम ने शकी मुस्कुराहट से अशल को देखते हुए कहा। चल झूठी रिलेटिव और तुम्हारा। आइसोर। अशल ने यकीन दिलाने की कोशिश की, फिर भी माहम के मुखड़े पर बेयकीनी ही थी। करता क्या है? माहम ने संजीदगी से पूछा। अबुआ बता रहे थे। बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अशल ने जवाब दिया। हकीम चचा आ गए, माहम ने उजलत में कहा और साथ ही ब्राइडल रूम में घुस गए। अशल ने भी जल्दी से इसकी तकलीद की। इसके बरक्स शमाइल और सितारा अपनी जगह पर ही खड़ी रहे।
हकीम अकील अंसारी के हाथ में रजिस्टर था। वो दूल्हे के स्टेज की तरफ जा रहे थे। उनके साथ दाल्हुन का बाप और उसके चंद करीबी अजीज व अकारिब भी थे। बाज़िला फिक्रमंदी से हाल की पार्टीशन वाली जगह सितारा और शमाइल से थोड़ी दूर खड़ी थी, जहां एक तरफ ख्वातीन बैठी हुई थी और दूसरी तरफ मर्द हजरात थे। नन्ही सी उम्र और इतनी फिक्रमंदी। बाज़िला सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है और डॉक्टर बनना चाहती है। वो अपने चश्मे के ऊपर से देख रही थी जैसे कोई बुरा हालात व वाकयात देख रहा हो। निकाह शुरू करो, किफायत हुसैन दाल्हुन के बाप ने देसी अंदाज में कहा। उसका कहना हुक्म या इजाजत के जुमरी में नहीं आता था। मुजम्मिल ने दूल्हे बासित की तरफ देखकर इसे इशारों से समझाया। बासित ने सर को हाँ में जुम्बिश दी। जी बिस्मिल्लाह करें। मुजम्मिल ने हकीम साहब की तरफ देखते हुए जवाब दिया। हक महर कितना होगा? दाल्हुन के बाप ने यकलख्त पूछा। मुजम्मिल ने बासित की तरफ देखा। अचानक इसकी नजर बाज़िला पर पड़ी। इसने खड़े होकर बाज़िला को हाथ के इशारे से स्टेज की तरफ बुलाया। बाज़िला तेज तेज कदमों के साथ स्टेज की तरफ आई। बाज़िला पास आई तो मुजम्मिल बोला, बाज़िला ये पूछ रहे हैं हक महर कितना होगा? वही शरीफ। बाज़िला ने जल्दी से जवाब दिया। हक महर शरी नहीं होगा बल्कि 5 लाख होगा। किफायत ने हतमी अंदाज में फैसला सुनाया। खालू जी, मैंने आपसे पूछा था। आपने तो इस वक्त जवाब दिया था वही शरी। बाज़िला ने शिकायती अंदाज में किफायत से कहा। अब भी मैं ही कह रहा हूँ। किफायत ने सीना तनकर जवाब दिया जैसे अपना हक मांग रहा हो। मुजम्मिल को इसका अंदाज और रवैया पसंद न आया था। इसने बड़े इत्मीनान से पूछा, हक महर क्या है? किफायत को किसी ऐसे सवाल की तवक्को न थी। इसने परेशानी से हकीम साहब की तरफ देखा जैसे उनसे मदद मांग रहा हो। हक महर औरत का हक है। शरीयत ने इसकी कोई हद मुकर्रर नहीं की। हकीम साहब ने अपना नुक्ता नजर पेश किया। इसीलिए तो मैं भी 5 लाख कह रहा हूँ। किफायत फिर से जोश में बोला। बाज़िला ने बेचारगी से मुजम्मिल की तरफ देखा जो पहले ही से बाज़िला को देख रहा था। बासित सुआन तो नहीं पा रहा था लेकिन अपने खालू के चेहरे के तासुरात देख रहा था। उसने इशारों से बाज़िला से पूछा कि खालू क्या बोल रहा है। बाज़िला ने इसे सारी बात समझाई। बासित ने मुजम्मिल को बाजू से पकड़कर हिलाया और इशारों से कहा कि आप बात करो। हक महर मुअज्जल होगा या गैर मुअज्जल? मुजम्मिल ने किफायत से पूछा। क्या होगा? किफायत ने हैरानी से हकीम साहब की तरफ देखा। हकीम साहब के बोलने से पहले ही मुजम्मिल फिर बोल पड़ा। मुअज्जल मतलब मौका पर अदा कर देना और गैर मुअज्जल बाद में अदा करना। फर्ज करें मैं 5 लाख अभी अदा कर देता हूँ तो वो आपकी बेटी को मिलेगा। आपको हर गज नहीं और आपकी बेटी निकाह के बाद हमारे साथ जाएगी। इसमें आपका तो कोई फायदा नहीं होगा। मोहतरम, हक महर औरत की इज्जत अफजाई है, इसकी तकरीम है। इस रिश्ते को कायम रखने की शर्त नहीं। शादी शर्तों पर नहीं की जाती और न ही शर्तों पर चलती है। मौलवी साहब अब निकाह शुरू करें। हक महर 40,000 होगा मुअज्जल। मुजम्मिल ने किफायत को समझाने के साथ साथ अपना फैसला भी सुना दिया। किफायत ने एक बार फिर हकीम साहब की तरफ देखा जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। किफायत ने हकीम साहब से एक तरफ चलने की अर्ज की जो इन्होंने मान ली। चंद मिनट हकीम साहब से मशावरत के बाद इसने कहा, हकीम साहब आप निकाह पढ़वा दो। निकाह हो गया। मुजम्मिल ने 40,000 निकालकर हकीम साहब को थमा दिए कि वो दाल्हुन के हवाले कर सकी। हकीम साहब ब्राइडल रूम की तरफ चले गए। मुबारक हो, मुबारक हो की बेशुमार अजीब व गरीब आवाजें हाल में गूंज अलिफाट है।
दूल्हे को गिले मिलने और मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हो गया। मुजम्मिल ने स्टेज से उतरने में ही आफियत जानी। बाज़ला ने मशकूर निगाहों से मुजम्मिल की तरफ देखा और औरतों की तरफ चल दी। इसकी माँ बल्कीस पहले ही से औरतों वाली साइड पर थी। वो अपनी बचपन की सहेलियों और रिश्तेदार औरतों के साथ मगन थी। हकीम साहब ने दालहुन बीनिश को निकाह पढ़ाया, इसे हक महर दिया और ब्राइडल रूम से निकल आए। मुबारक हो बीनिश, माहम ने गिले लगते हुए कहा। वाह जी वाह, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। तुम्हारा हस्बैंड हैंडसम भी है, साथ साथ डफ एंड डम भी। अशल बगैर सोचे समझे बोले जा रही थी। माहम ने इसे चुटकी काटी और चुप रहने का सिग्नल दिया, मगर अशल कहाँ टलने वाली थी। मेरा मतलब है ये दोनों क्लैश से बच जाएंगे, ना वो कुछ बोलेगा और ना ही सुनेगा। बीनिश, तुम्हारी पसंद वाकई लाजवाब है। दाल्हा भाई दुखने में तो बहुत ही अच्छे हैं, माहम ने अशल को चुप करवाते हुए कहा। बासितैन ही बहुत अच्छे, बीनिश ने शर्माते हुए दिल की कह दी। ओए हुए कभी से तारीफें। अशल को एक बार फिर बात करने का मौका मिल गया। खाना के आल गया है। चंद आवाजें बुलंद हुई, फिर चिरागों में रोशनी ना रही। आंखों को खाने के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। दालहुन और उसकी सहेलियों का खाना ब्राइडल रूम में पहुंचा दिया गया था। दालहुन की तो भूख ही अलिफाड़ गई थी। इसकी सहेलियों के साथ अशल भी खाने में मसरूफ थी। माहम वॉशरूम गई थी, मगर लौटी ना थी। अशल खाना खाते हुए थोड़ी थोड़ी देर बाद कह देती, माहम का वॉशरूम ही लंबा हो गया है। माहम हाल के इस हिस्से में झांक रही थी जहां मर्द हजरात खाना खा रहे थे। इसकी नजरें किसी को खोज रही थी। नजरों की खोज का सफर जारी था, फिर अचानक नजरों को अपनी मंजिल नजर आ गई। मुजम्मिल वॉशरूम से निकल रहा था। वो खाने वाली साइड पर जाने की बजाय हाल के बैरूनी दरवाजे की तरफ चल दिया। माहम ने देखा तो वो एक सुतून के पीछे हो गई ताकि मुजम्मिल को नजर ना आ सके। मुजम्मिल के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कदमों को किसी की आवाज ने रोका था। भाई, भाई, बाज़ला तेज तेज चलती हुई इसकी तरफ आए। मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ, बाज़ला ने फूली हुई सांस के साथ कहा। क्यों, खैरियत तो है? वो आपकी गाड़ी में बड़े वाला सूटकेस है, वो निकालना था। बाज़ला ने फोन करने की वजह बताई। ये लो गाड़ी की चाबी। हनीफ खाना खा ले तो इसे कह देना, वो निकाल देगा। मुजम्मिल ने बाज़ला को गाड़ी की चाबी थमाते हुए कहा। खाना तो बहुत मजेदार है, तो जाओ खाना खाओ। आपने क्यों नहीं खाया? बाज़ला ने गल्ला करते हुए पूछा। मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ शाबुश और खाना खाओ। आप जा कहाँ रहे हैं? नमाज के लिए। जोहर का वक्त खत्म होने वाला है। नमाज की जगह तो यहाँ भी है, बाज़ला ने इत्तला दी। यहाँ बहुत शोर है, मुजम्मिल ने बेजारी से जवाब दिया।